और खबरों की शुरुआत करेंगे निलंबित सांसदों के मामलों से, जिसको लेकर विपक्ष का जो जोरदार प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। विपक्ष ने अपने प्रदर्शन को सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट का नाम दिया है और इसके तहत कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलहाल प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई प्रमुख नेता शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ विपक्ष का जो ये प्रदर्शन है ये सिर्फ जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसको आज विपक्ष ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया है। लखनऊ, पटना, जम्मू, भोपाल, दिल्ली, ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन 146 सांसदों के निलंबन को लेकर फिलहाल चल रहा है। आपको यहां पर दिखाते हैं दिल्ली के साथ साथ लखनऊ, पटना और तमाम तस्वीरें। इस प्रदर्शन में शामिल हुए राहुल गांधी, जो कि जंतर मंतर पर शामिल हुए, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके ना सिर्फ उनका अपमान किया है, बल्कि देश की 60% जनता का मुंह भी उन्होंने बंद किया है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार पर तो उन्होंने निशाना साधा ही, दूसरी तरफ उन्होंने जगदीप धनखड़ पर बिना उनका नाम लिए भी जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो। इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का एक चौंका देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने तो कुछ सांसदों को बाहर निकाला जो कि डिसिप्लिन में नहीं थे, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी सांसद थे कांग्रेस के जिन्होंने आकर हमसे कहा कि हमें निलंबित कर दीजिए, हमें बाहर जाना है। हम तो सस्पेंड करना नहीं चाहते थे, टू बी वेरी वेरी फर्म, वी रिक्वेस्टेड देम लाइक एनीथिंग, बट मेनी एमपीज, कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया शुरुआत के दिन में। बाद में सब लोग आके रिक्वेस्ट करना शुरू किया, हमको बाहर जाना है, हमको सस्पेंड करो करके। ये कांग्रेस पार्टी का लेवल है। तो तब पहले हम सस्पेंड भी, जो आप इनडिसिप्लिन करते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं, आप लोगों को, वही लोगों को सस्पेंड करते हैं। तब बोला हम करते हैं, हमको सस्पेंड करो। और बात करेंगे कोरोना की, जिसका खौफ एक बार फिर से डराने लगा है। देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटों में 338 नए मामले इसके सामने आए हैं। तो वहीं देश भर में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 3000 के करीब पहुंच गई है। डिटेल लेते हैं इस खबर पर। दीपाली नंदा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे दीपाली बताएं जरा क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास। देखिए, कोविड की बात करें तो पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से 300 से ज्यादा नए मरीजों की संख्या दर्ज की गई है। पिछले एक दिन में 328 नए मरीज कोविड के मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है, जो कि केरल से ही थे। वहीं देश में एक्टिव केसेस की संख्या की बात की जाए तो ये भी अब 3000 के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा चिंता की बात यह है कि कोविड का जो संक्रमण है वो सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, यानी केरल, कर्नाटक और गोवा तक ही ये संक्रमण सीमित नहीं है। अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में भी कोविड के मरीज, या फिर कहा जाए कि कोविड की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जीनोम सीक्वेंसिंग को मैंडेटरी किया जाए, ऐसा निर्देश राज्यों को दिया गया है। इसी के मद्देनजर अब राजधानी दिल्ली में भी ये फैसला लिया है कि हर पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, ताकि जो वेरिएंट है उसका पता लगाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली।
और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों को आसानी से अटके फ्लैट नहीं मिलने वाले हैं। दरअसल अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राहत पैकेज को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन सीएनबीसी आवास को इस पैकेज की गाइडलाइंस हाथ लगी है। इसमें कई कठोर शर्तें जोड़ दी गई हैं। इस पूरी खबर को जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे पास हैं, उनके पास। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो राहत पैकेज में 2 तरीके के घर खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। एक, जिनका प्रोजेक्ट जो है वो पूरा हो गया है, घर में वो रहने लगे हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, उनको लेकर कैसा गाइडलाइंस जारी किया गया है? देखिए, ऐसे लोगों के लिए गाइडलाइंस के मुताबिक 3 महीने के भीतर ऐसे फ्लैट की रजिस्ट्री की इजाज़त दी जाएगी अथॉरिटी की तरफ से। लेकिन इस 3 महीने के भीतर जो छूट दी जाएगी उसमें कई सारी शर्तें जोड़ दी गई हैं। शर्त यह है कि 3 महीने के दौरान अथॉरिटी डेवलपर से अपने बकाये का पूरा वसूली करेगी। वसूली करने का 2 तरीका है। एक तो बिल्डर खुद ब खुद अपना बकाया चुका दे, जितना बकाया चुकाएगा उसी के अनुपात में घर रजिस्ट्री की छूट मिल जाएगी। अगर बकाया नहीं चुकाता है तो डेवलपर के पास जो कमर्शियल एरिया है, दुकानें हैं या फिर कमर्शियल एक्टिविटी वाले जो हिस्से हैं, उसको सील कर देगी अथॉरिटी और उसके बराबर के कीमत के बराबर के घर को रजिस्ट्री करने की छूट दे देगी। तब भी भुगतान पूरा नहीं होता है, बकाया पूरा नहीं होता है, तो डेवलपर के पास जो ज़मीनें पड़ी हुई हैं उन ज़मीन को अपने हिस्से में कब्जे में ले लेगी अथॉरिटी और फिर उसके बराबर के भुगतान के बराबर का घर रजिस्ट्री करने की छूट दे देगी। तो ये कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं और लेकिन कहा यह ज़रूर गया है कि इन सारी शर्तों के साथ 3 महीने के भीतर ऐसे घर की रजिस्ट्री करने की छूट दे दी जाए जिन पर बकाया तो है लेकिन उनका पोजीशन मिल चुका है या फिर वो कंप्लीट हो चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक तरीके की समस्या है अपने आप में। लेकिन दूसरे तरीके के जो खरीदार हैं वो इस तरीके के हैं कि उनका जो प्रोजेक्ट है वही पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए ये गाइडलाइंस क्या कहती है? देखिए, उसके लिए 2 तरीके की छूट दी गई। पहली बात कि 0 पीरियड घोषित किया गया। 0 पीरियड का मतलब ये हुआ कि कोविड के दौरान 2 साल की अवधि को 0 पीरियड किया गया है। इस दौरान बिल्डर के ऊपर अथॉरिटी की तरफ से जो ब्याज मांगा जा रहा था, जो पेनल्टी लगाई गई थी, वो ना तो ब्याज अथॉरिटी लेगी ना तो पेनल्टी अथॉरिटी लेगी। इसी तरीके से ओखला बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के आसपास के इलाके में जो प्रोजेक्ट थे, कोर्ट केस की वजह से अटके पड़े थे, उनको भी 2 साल के लिए ब्याज और पेनल्टी माफ करने का फैसला लिया है। लेकिन शर्त यह है कि उनके ऊपर जो भी बकाया है इस ब्याज और पेनल्टी को माफ करने के बाद उसमें से 25% आपको देना पड़ेगा, तभी आप इस पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। अगर चाहें तो डेवलपर अपने पास जो जमीन है जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं वो भी अथॉरिटी को दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई भी जुर्माना नहीं चुकाना होगा। को डेवलपर चाहें तो वो भी नियुक्त कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो नोएडा के जो घर खरीदार हैं उनको राहत तो मिली है लेकिन कंजूसी के साथ। ऐसे में क्या अटके घरों और लटके हुए रजिस्ट्रेशन का सपना पूरा होगा जल्द? इस पर करेंगे बड़ी चर्चा आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। और अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। इसी के साथ सेंसेक्स 242 अंक चढ़कर 71,107 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 94 अंक चढ़कर 21,349 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, रियलिटी, मेटल शेयरों में रही, तो वहीं बैंकिंग शेयरों में आज दबाव देखा गया। 2024 के लिए बाजार ने किन चीजों को डिस्काउंट कर लिया है और क्या बाजार में अब सब ठीक है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात एफएनओ गुरुकुल की, जिसकी शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार रहने जा रहा है। आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करिए, हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आइए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप जा सकते हैं। और अब बात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, जिन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावितों को क्लेम जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी और अधिकारी उन इलाकों में लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं जहां पर पानी कम हो गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कारोबारियों को जीएसटी फाइलिंग में भी राहत देने की बात कही है। I had instructed the insurance and the Department of Financial Service Secretary himself had taken it upon himself on my saying
to send the insurance companies and their officers on the 20th or earlier to go sit there with their surveyors having done the field work. People who want to come and give the claims can meet them in person and take it. That is for Ambattur. And the same thing was given as instruction for the 4 southern districts once the water receded. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां राजौरी में सेना के 2 गाड़ियों पर आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। अभी 2 जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुरुवार दोपहर में वाहन जवानों को लेकर सूरनकोट और बफलियाज जा रहे थे, जिस पर आतंकियों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि जवानों और आतंकियों के बीच आमने सामने लड़ाई भी हुई है। कल तक 4 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी, लेकिन हमले में गंभीर हुए एक घायल जवान ने भी आज दम तोड़ दिया। पाकिस्तान समर्थित पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला कल पार्ल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। इस मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 78 रनों से हराकर 2-1 से वनडे सीरीज अपने नाम की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 296 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 218 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच में अर्शदीप ने 4 विकेट चटकाए और संजू सैमसन ने शतकीय पारी यहां पर खेली। सीरीज अपने नाम की। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने दूसरी बार साउथ अफ्रीका की सरजमी पर वनडे सीरीज जीती है। इससे पहले विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने 2018 में यह कारनामा करके दिखाया था। और अब बात चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग की एक यूनिवर्सिटी की, जिसमें भीषण गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। अंधाधुंध फायरिंग की वारदात प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट में हुई है और इस वारदात को 24 साल के एक लड़के ने अंजाम दिया है, जिसे पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। प्राग पुलिस प्रमुख ने हमलावर की पहचान विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में की है और इस हमले के बाद विश्वविद्यालय के आसपास की जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। जामताड़ा के साइबर ठगों ने अब फ्रॉड करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार बना लिया है। ये ठग एआई की मदद से आपकी आवाज क्लोन करते हैं, हूबहू आपकी आवाज में आपके परिचितों को फोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं और फिर ये ठगी करते हैं। देखिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा की ये रिपोर्ट। कभी आपको आपके किसी रिश्तेदार या जानकार का दूसरे नंबर से फ़ोन आए और किसी तरह की इमरजेंसी बताकर वो आपसे पैसे मांगे तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। दरअसल सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए आपके वीडियो से आपकी आवाज़ उठा ली जाती है या फिर आपको फ़ोन करके चंद मिनट बात करके आवाज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में डालकर ऑडियो क्लिप का रूप दिया जाता है। आवाज़ को क्लोन करने के लिए मात्र 3 सेकंड की वॉइस सैंपल काफ़ी है। वॉइस क्लोनिंग के सहारे क्रिमिनल्स फेक किडनैपिंग दिखाकर अकाउंट तक खाली कर चुके हैं। अब जो ये आवाज़ निकालते हैं एआई की मदद से, वो हूबहू आप ही के रिलेटिव की होती है। एंड इस वजह से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स हैं, वो एकदम से विश्वास कर लेते हैं, उन्हें वो जेन्युइन लगता है एंड वो इमोशनल होके वो मनी ट्रांसफर कर देते हैं। कवर एआई, वोसिफाई एआई, वॉइस फ्लिप एआई जैसे ऐप के जरिए स्कैमर्स काम को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और यूपी के शहरों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 3-4 सेकंड की ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड कर ली और उसको एआई को यूज करके उसमें पूरा का पूरा कन्वर्सेशन बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो आवाज किसी और की यूज करेंगे, किसी को कॉल करेंगे और इंसान को ठगा जा सकता है। तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हैकर्स भी अब हाईटेक होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के युग में आपकी समझदारी और होशियारी ही आपको ठगे जाने से बचा सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।